ये अलाउद्दीन खिलजी की जो मुख्य उपलब्धि जिसके लिए वो ज्यादा फेमस है वो है उसके आर्थिक सुधार। दिल्ली सल्तनत में जो मुख्य शासक हैं, नाम लिया अगर जाए तो इल्तुतमिश गुलाम वंश में, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश में मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की बात आती है तो उसके लिए दो ही मुख्य बातें हैं। एक तो उसका विस्तार, उसने जो विस्तार किया साम्राज्य का उत्तर और दक्षिण भारत में, और दूसरा था उसका आर्थिक सुधार, और ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाए तो उसके आर्थिक सुधार ही है। तो यहां से जो भी संभावित क्वेश्चन, हमें बहुत विद्वान बनने के लिए तो नहीं, लेकिन हम वहां तक आपको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट्स पीसीएस हो, जो आपको एग्जाम में आते हैं उनको बखूबी आप बहुत कम समय में आप समझ जाएं। तो जो देखिए, सबसे पहले देखा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी के जो आर्थिक सुधार हैं उनका उल्लेख कहां है। सबसे पहली बात तो सबसे मुख्यतः कहा जाए तो उसके आर्थिक सुधार का जो उल्लेख है मुख्य रूप से वो बर्नी की रचना तारीखे फिराज शाही में है। हालांकि इब्न बतूता के रेहला में भी है और आपका खजाइनुल फुतूह में भी है, इसामी की फुतूह उस सलातीन में भी है। लेकिन फिर भी एग्जाम में जब भी आपको अगर आएगा तो ज्यादा आप देखेंगे कि फोकस रहेगा वो है बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो पहला चीज, दिल्ली सल्तनत में आर्थिक सुधारों की ओर ध्यान देने वाला अगर कोई पहला शासक था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। और उसके आर्थिक सुधारों और खासतौर से उसकी बाजार व्यवस्था की चर्चा के बिना अलाउद्दीन खिलजी की जो चर्चा है वो अधूरी है। तो उल्लेख कहां है आपको ध्यान रखना है, तारीखे फिरोज शाही में, वैसे रहला इब्न बतूता के रहला में भी है, इसामी के फुतूह सलातीन में भी है, और अलबरूनी की सॉरी अमीर खुसरो खजानुल फुतूह में भी है। उद्देश्य देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, तो और एक निरंकुश, तो एक शक्तिशाली एवं निरंकुश साम्राज्य बनाना ही उसका उद्देश्य था इस आर्थिक सुधारों के पीछे। तो जो उद्देश्य था निरंकुश एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना, निरंकुश एवं शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना। ये पहला पॉइंट है, कहां उल्लेख है, क्या उद्देश्य है। अब उसके आर्थिक सुधारों को हम देखिए दो भागों में, हमने समझने के लिए आपके सामने एक चार्ट बना दिया अभी, तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो उसने इन आर्थिक सुधारों में राजस्व व्यवस्था से संबंधित क्या सुधार किया, और दूसरा जो उसकी बाजार व्यवस्था जो बहुत चर्चित है, जो बहुत फेमस है, जिसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे, तो उसके बारे में। तो राजस्व व्यवस्था में देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट, यही 4-5 पॉइंट है, इन्हीं में से आना ही है और पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला चीज, खूत मुकद्दम चौधरियों के अधिकार छीन लिए। ये कौन थे? एक तरह से बिचौलिए थे, वो मध्यस्थ थे जो किसानों से राजस्व वसूलते थे। ऐसा करके उसको दोहरा लाभ हुआ। जो महत्वपूर्ण लाभ है, एक तो उसकी आय बढ़ी, क्योंकि ये खुद मुकद्दम चौधरी जितना वसूलते थे उतना देते तो थे नहीं, तो एक लाभ हुआ। और दूसरा, जब कभी कभी शक्तिशाली होने पर जो विद्रोहवादी घटनाएं होती तो उनसे बचाव हुआ, किसानों का भी लाभ हुआ। तो कुल मिला जुला करके अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थ जो भूमिपति अधिकारी जो लोग थे, इनको खूत मुकद्दम चौधरी कहते हैं, प्राय आता है, उनके अधिकारों को छीन लिया। उसने किसानों से कहा कि आप सीधे लगाएं, जमा कीजिए। पहला पॉइंट। दूसरा, राजस्व व्यवस्था संबंधी जो उसने काम किया वो था बटाई की जगह मसाहत। देखिए यहां दो शब्द आ गया, बटाई और मसाहत। संक्षेप में दोनों को जान लीजिए। हालांकि जब राजस्व को डिटेल में पढ़ते हैं आप, जब लगान वसूलने के तरीकों आदि की चर्चा होगी तो वहां पे डिटेल में आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे संक्षिप्त में जान जाइए कि भू राजस्व वसूलने के जो दो प्रमुख तरीके हैं, हालांकि 3 या 4 की चर्चा होती है, तो जो दो प्रमुख हैं वो एक है बटाई और एक है मसाहत। और एक एक लाइन में दोनों को जान जाइए। दोनों से
जो भी हल्का फुल्का भी ग्रामीण परिवेश से जुड़ा है वो तुरंत समझ जाएगा। तो बटाई क्या है? बटाई का मतलब होता है कि जो भी पैदावार हुआ उसको बांट लेना, जो तय पहले से तय किया हुआ है। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं गांव में कि हम लोग खेत अधिया पे दिए हुए हैं। अधिया का मतलब कि जो पैदावार हो जाएगा उसका आधा जो मालिक है वो ले लेगा, आधा जो जोतने बोने वाला है वो ले लेगा। तो बटाई का मतलब, बटाई भी लगान वसूलने का एक तरीका है सल्तनत काल में, और मसाहत भी लगान वसूलने का तरीका है। वैसे ही आपका है नस्क प्रथा भी है, कनकुद भी है, लेकिन वो कम प्रचलित है, दो ही मेन है। बटाई में क्या था कि जो कुछ उत्पादन होगा वो डिपेंड करता है क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ वहां से बंटवारा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो तय किया है तो आधा या जो भी आप लोग के नियम उसमें तय होंगे। लेकिन मसाहत अलग है। मसाहत क्या है? मसाहत ये नहीं है कि जो पैदावार होगा उस पर तय होगा, वो पहले से डिसाइडेड है। पहले भूमि की माप हो जाएगी और उस माप पर की जो भी इकाई हो, चाहे बिस्वा हो चाहे अन्य कोई जो भी इकाई हो, उस माप के आधार पर यह तय हो जाएगा कि हमको इतना चाहिए। आज ये भी आप गांव में प्रचलन में देखेंगे कि हम लोग अक्सर करते हैं कि खेतों को हमने दे दिया है, मनी पर दे दिया है, मतलब हम इतने पैसे या इतने मन पर हम अपना ले लेंगे। अब 1 बीघा में हमको इतना, 1 बिस्वा में हमको इतना चाहिए, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उससे हमको मतलब नहीं है, हमारा फिक्स है। इससे क्या हुआ कि जो भी जिसका खेत है, जिसने किसी को दिया है, ठीक, उसको इन चिंताओं से मुक्ति मिल गई कि वो अधिक पैदा किया, कम पैदा किया, या ज्यादा किया तो कम बताया, या सूखा पड़ गया तो कम हो गया तो उसका लॉस दिया, ऐसा नहीं। वो सब टेंशन किसान का हो गया। अगर वो अधिक करता है तो उसका लाभ है, अगर बाई चांस नॉर्मल से कम हुआ तो उसका नुकसान है, और अधिक हो गया तो उसका फायदा है। तो ऐसी स्थिति में मसाहत का मतलब होता है भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण करने का तरीका। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम बटाई वाले फेर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि समय समय पर निगरानी रखना, अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, कब कहां पे किस स्तर पे चोरी होगी, फसल खड़ी है वहां पे ध्यान देना, कट के आ गया तब ध्यान देना, अनाज निकल गया तब ध्यान देना। तो ऐसी स्थिति में कहा कि बटाई नहीं, हम मसाहत, मतलब हम भूमि की माप करवाएंगे और माप पे तय कर लेंगे कि इतना बिस्वा या इतने भूमि पर हमको इतना चाहिए, ये उसने फिक्स कर लिया। और इसीलिए उसने इसके लिए बिस्वा का प्रचलन भी किया। तीसरा पॉइंट आपका हो गया। फिर राजस्व से संबंधित एक और पॉइंट खूब आता है एग्जाम में, वो है दीवान ए मुस्तखराज। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया विभाग बनाया जिसका मुख्य कार्य यही था कि जिन लगान अधिकारियों के नाम बकाया लगान राशि रह गई है उसकी जांच करना और उसकी वसूलने का प्रयास करना। इसके लिए एक विभाग बना दिया गया, दीवान ए मुस्तखराज। और उसने 2 नए कर भी लगाए, घरी और चरी। ये गृह कर था और ये पशुओं पर कर था। और ये लगान अधिकारियों के नाम जो बकाया राशि रह गई उसकी वसूली के लिए एक और विभाग है जो मोहम्मद तुगलक का है, दीवाने अमीर कोही, वो उससे अलग है। अक्सर ये खूब पूछा जाता है। तो पहली बात कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का अगर एक हिस्से की बात करें तो राजस्व रेवेन्यू सिस्टम उसने क्या किया। सबसे पहली चीज, खुद मुकद्दम चौधरियों के अधिकार छीन लिए, किसानों से कहा सीधे लगान दीजिए। बटाई की जगह पर मसाहत प्रणाली, मतलब माप के आधार पर हम लगान लेंगे जो तय हो जाएगा पहले से ही, उसके लिए बिस्वा का प्रचलन। एक नए विभाग का गठन और 2 नए करों को लगाना, ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा हिस्सा क्या है जो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था का उद्देश्य सैनिक, हमने संक्षेप में लिख दिया है इसको, जहां से ऐसे समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा विशाल साम्राज्य बनाना चाहता था। मंगोल आक्रमणों का भी बहुत खतरा था, क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण, सर्वाधिक भयावह मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। और इसीलिए उसने श्रीनगर को दुर्गित करके उसको अपनी राजधानी के रूप में विकसित भी किया था मंगलों से सुरक्षा के लिए। तो ऐसी स्थिति में उसको एक बड़ी सेना भी रखनी थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि हम जो वेतन दिए जा रहे हैं उसी से इन सैनिकों की सभी आवश्यकता की चीजें उनको मिल जाए, हमें वेतन न बढ़ाना पड़े या केंद्रीय कोष पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बाजार व्यवस्था, जैसा कि अधिकांश लोगों का मानना है कि उसके पीछे उसका उद्देश्य सैनिकों को ही लाभ पहुंचाना था। तो ऐसे उस स्थिति में उसने बाजार व्यवस्था बनाई। और एक हमने वर्ड लिखा है दीवाने रियासत। इस बाजार पर 3 तरह के बाजार होते थे, इनके ऊपर एक जो अधिकारी था उसका नाम है दीवान ए रियासत। जगह नहीं है यहाँ पे, याकूब नजीर खां, इस पद पर इसकी नियुक्ति हुई थी, याकूब नजीर की। यहां लिख दे रहा हूं, याकूब नजीर। ठीक,
मुन्ही बरीद ये क्या है? ये गुप्तचर है। खूब पूछता है इंटेलिजेंस, ये गुप्तचर है। एक क्वेश्चन ही आप में देखिएगा, आप अगर कभी क्वेश्चन लगाएंगे पीवाईक्यूज तो आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो उसमें मान लीजिए मुन्ही भी दिया है, बरीद भी दिया है, दीवाने रियासत दिया है, आपके मंडी में शहना भी होते थे, यहां पर शहना नाम दे दिया, और कोई एक नाम उसमें शायद और दिया है, चाहे दीवाने मुस्तकराज या इधर का सब कुछ दे दिया। तो देखिए दीवाने मुस्तकराज भी अलाउद्दीन खिलजी का ही है, लेकिन वो बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो इतना बारीक बारीक भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसने गुप्तचर भी रखे और उसकी बाजार व्यवस्था की सफलता के पीछे गुप्तचरों का बड़ा रोल था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार व्यवस्था, उसका उद्देश्य क्या था? सैनिकों को कि नियत वेतन में ही उनको आवश्यकता की चीजें मिल जाएं, केंद्रीय सरकारी कोष पर बहुत ज्यादा बोझ न पड़े। दीवान रियासत पूरे पर नियंत्रण करने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई, याकूब नाजिर की, और गुप्तचर नियुक्त किए गए जिन्हें मुन्ही और बरीद कहते थे। तीन तरह के उसने बाजार बनाए। मंडी, मंडी बताइए अनाजों का, गेहूं चावल ये सब जो बाजार होते थे यहाँ बिकते थे, वो अनाजों का बाजार था, गल्ला बाजार इसको बोलते हैं। यहाँ पे 7 अधिनियम है। अब सातों अधिनियम को एक एक पॉइंट जानने के बजाय केवल पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी वस्तुओं के दाम नियत कर दिए गए, तय कर दिए गए, फिक्स कर दिए गए, ताकि उसमें कोई हेर फेर ना हो पाए। बड़ी बात है, आज भी इतनी सभी सुविधाओं से युक्त इतनी सरकारें हैं, लेकिन ये कह पाना कि कोई छोटे से भी क्षेत्र में वस्तुओं के दाम एक ही हो हर शॉप पर, ये संभव नहीं है। कम से कम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली और उसके आसपास में अपने शासन काल तक तो इसको मनाए रखा ही रखा, एक भय के माध्यम से। दूसरा चीज इसमें क्या है, तो सभी वस्तुओं के दाम निश्चित, ये जानना, ये पहला ही पॉइंट तय कर दिया, उसको जान जाइए। अदरवाइज पूरे 7 अधिनियम में जो मुख्य बात वो थी कि वो उसने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जमाखोरी न होने पाए, क्योंकि जमाखोरी करने पर ही जब लोग इकट्ठा वाले किसान अनाज व्यापारियों को या सरकारी जो गल्ला, सरकारी जो आपका गोदाम वहां नहीं दिए, सरकारी उसमें जमा नहीं किए, नहीं सेल किया, तो वो फिर अपने पास इकट्ठा करते, बाद में फिर वही मुनाफाखोरी होती है। तो जो उसने व्यवस्थाएं बनाई 7 नियम में, उसका सार यही है कि मुनाफाखोरी जमाखोरी ना होने पाए, और इसके लिए वो प्रतिदिन रिपोर्ट लेता था इन्हीं मुन्ही बरीद और शहना से। शहना में मलिक कुबूल उलू खानी की नियुक्ति हुई थी, मलिक कुबूल उलूग, ठीक है। तो ये यहां की बात हो गई। मंडी मतलब 3 तरह के बाजारों में, पहला गल्ला बाजार या अनाजों का बाजार, जिसमें 7 अध्यादेश थे, पहला महत्वपूर्ण है, और सबका सार यही था कि किसी तरह से कोई भी, ताकि जो रेट है उसी पर खरीद बिक्री हो रही हो, तो कहीं से मुनाफाखोरी ना होने पाए, जमाखोरी ना होने पाए, और डेली ये लोग रिपोर्ट दे, ताकि एक भय एक बना रहे व्यापारियों के बीच में भी, किसानों के बीच में भी, और खरीदारों के बीच में भी। दूसरा था आपका सराय ए अदल, यह निर्मित वस्तुओं का बाजार था। यह दिल्ली के पास, दिल्ली में ही बदायूं द्वार के निकट था। यहाँ पे 5 अधिनियम बनाए गए थे। यहाँ पर भी सभी अधिनियम को अलग से अन्ना कोई बहुत जरूरी नहीं है। जो मुख्य बात है कि यहाँ पर दिल्ली के पास, बदायूं द्वार के पास था, पहला चीज, मुल्तान के व्यापारियों के लिए उसने कुछ विशेष रियायतें दी थी। कभी कभी उनको अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी, क्योंकि उनको दूर से आना होता था और नुकसान आदि न होने पाए इसलिए। और तीसरी सत्य बात, यहाँ पे परवाना नवीस होता था, क्योंकि वही परमिशन देता था, वही परमिट करता था। अगर ज्यादा मूल्य की कोई वस्तु है तो बिना परवाना नवीस के, परमिशन के या उसके परमिट के उस वस्तु की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती थी। तीसरा बाजार था दासों, घोड़ों और मवेशियों का। यहाँ पर 4 अधिनियम या 4 अध्यादेश लागू थे। तो इस तरीके से उसने 3 तरह के बाजार बनवाए, और ज्यादातर लोगों ने यही कहा, क्षेत्र के हिसाब से कहा जाए तो दिल्ली और उसके आसपास में। जो उसकी बाजार व्यवस्था की जो खासियत थी, वह वस्तुओं के दाम कम हो गए ऐसी बहुत ना कहा जाए, स्थिर थे, ये ज्यादा अचीवमेंट था। और निश्चित तौर पर कम से कम उसके शासन काल तक उसकी यह जो बाजार व्यवस्था थी वो सफल रही। बाद में जरूर हम कहेंगे कि उसमें दिक्कतें आई, क्योंकि वो कड़ाई वो उसको मेंटेन नहीं रखा है बाद के शासक, लेकिन कम से कम इसके शासन काल में तो ये अलाउद्दीन खिलजी की जो खास बात है। संक्षेप में एक बार फिर से देख लिया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत के शासकों में एक महत्वपूर्ण सुल्तान था, और उसके आर्थिक सुधार उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उसके आर्थिक सुधारों के पीछे जो उद्देश्य था, उल्लेख कहां है? मुख्य रूप से तारीखी फिरोजशाही में। और उद्देश्य क्या था? एक शक्तिशाली एवं निरंकुश साम्राज्य की स्थापना करना। उसने 2 तरह के जो उसके जो आर्थिक सुधार थे उसको 2 भागों में बांट कर समझ लिया जाए। पहला, राजस्व व्यवस्था संबंधित,
जिसमें देखा जाए उसने खुद मुकद्दम चौधरी जो मध्यस्थ अधिकारी थे उनके शोषण से किसानों को भी बचाया और अपने आय में वृद्धि की, उनके अधिकार को छीन लिया। कहा सीधे किसान लगान वसूली करे, लगान ले और हमको जमा करे। उसने बटाई मतलब भूमि जो उत्पादन के आधार पर था बल्कि उसको माप के आधार पर तय कर दिया। मसाहत से पिछवा का गठन किया। दीवान मुस्तकराज नामक एक नए विभाग का गठन किया जिसका काम बकाया की वसूली करना था। घरी एवं चरी नामक 2 नए कर लगाए। दूसरा जो था वो 3 तरह के बाजारों का निर्माण करना था, जिसके पीछे उद्देश्य सैनिक था। यहाँ पर उसने बाजारों पर नियंत्रण के लिए दीवान रियासत याकूब नजीर की नियुक्ति की और गुप्तचरों का भी मुन्नही बरीद आदि को लिया। दिखाया जाता है कि इतनी कड़ाई थी कि अगर किसी ने कोई ज्यादा रेट ले लिया या कम तौल दिया तो उसके शरीर से उतना ही मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था। तो और गुप्तचर रहते थे जो हमेशा डर रहता था दुकानदारों को कि वो एक्चुअली में कोई क्रेता है, कोई मतलब ग्राहक है या कोई गुप्तचर ही ना हो, इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर पाता था किस तरह से कोई बेईमानी करने का, चाहे गलत रेट लेने का, चाहे गलत तौल करने का। तो 3 तरह के बाजार बनाए। मंडी 7 अधिनियम जो अनाजों का व्यापार था, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मुख्य बात थी वो मुनाफाखोरी जमाखोरी को रोका जा सके और प्रतिदिन मंडी की रिपोर्ट सुल्तान को भेज दी जाती थी। सराय अदल जहां निर्मित वस्तुओं का बाजार था। 5 अधिनियम यहां महत्वपूर्ण थे जिसमें मुल्तान के व्यापारियों को विशेष रियायत और परवाना नवीश की बात और लास्ट में दासों घोड़े एवं मवेशियों का बाजार। तो ये मुख्य बात है अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों को लेकर। ऐसे ही कुछ मुख्य मुद्दे पर कल में फिर कुछ किसी और सेशन में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।